नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का नया चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी। यह चैप्टर पूरी तरह जनसंख्या वितरण से संबंधित है। पूरे चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है। आपके जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है, जिससे नोट्स आपके तैयार हो सके। वह सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही अंडरलाइन कर लिए हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर इजी वे में बहुत ही आसानी से समझा सकूं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका एक नोट फॉर्म तैयार हो जाएगा, जिससे आप जब मर्जी चाह रिवाइज कर सकते हो। दूसरा यह प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, यूटी होंगे, टेस्ट, टर्मिनल एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम होंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से आएंगे। तीसरी चीज़, आप इन नोट से एक फ़ायदा यह होगा, जब आप 12वीं के बाद बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जैसे आप सोच रहे होंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो कि आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तब भी वहाँ आपको यह नोट्स काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, नोट टू नोट, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। क्योंकि गाइड कुंजी में यही होता है, कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है, जबकि एनसीईआरटी बुक में सारा चैप्टर लाइन से लाइन होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, नोट्स भी बनता है और पूरा चैप्टर भी समझ में आता है। चलिए आज के हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि 21वीं शताब्दी के पाने में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। आपको यह पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबरों के अंदर ये पॉइंट पूछा जाता है। दूसरा यह इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बीकेसी की टिप्पणी। जॉर्ज बीकेसी ने कहा था कि एशिया में अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऐसा क्यों? आपने शहर को देखा होगा, वहां पर अधिक जनघनत्व पाया जाता है, जबकि आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो आपको कुछ ही घर दिखाई दे देंगे। तो जॉर्ज बीकेसी ने इसी टिप्पणी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो हम आगे चलते हैं, हमें जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो सबसे पहले हमें अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ होता है भूपृष्ठ लोग किस प्रकार वितरित है। इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% और इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। यानी आप समझ सकते हो, विश्व में जितनी भी 90% जमीन है उसका 10% भाग ही सतल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व के सबसे 10 देश हैं जहां पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। आपको यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद में रखना होगा। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट देशों के नाम भी हमें याद में रखने हैं, जैसे होगा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। ये 10 कंट्री है जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है और चीन प्रथम स्थान पर है। आपको एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चीन, आपको बुक में दिया हुआ है कि चीन प्रथम स्थान पर है और भारत, ऐसे वर्तमान में देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पर है, लेकिन आपको चीन को ही टिक करना है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में यही फैक्ट्स दिए हुए हैं। और इन 10 देशों को आपको याद में रखना होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व का पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन पॉइंट्स को याद में रखें। और
एक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बात कही है, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से ही एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसका है तो आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है राल्फ वाल्डो इमर्सन, इन्होंने ही यह कहा था। हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। भूमि के प्रत्येक इकाई पर रह रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है और मैंने उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं ये गारंटी है मेरी 100% की, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% सफिशिएंट है। आप एक बार पढ़ लीजिए और इसके बाद आप अगर स्कूल में आपके टीचर भी कोई टेस्ट ले रहे हैं तो आप देखोगे कि इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए आप मान लो कि किसी प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1.5 लाख है, तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाता है। तो हमें कुल जनसंख्या कितनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, तब हमें पता चलेगा कि 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये पॉइंट जनसंख्या घनत्व को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया, आप इन्हें बिल्कुल भी मिस न करें। हमारा अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर हर बार, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो या अन्य कोई अदर बोर्ड हो, तो इसमें पूछा ही जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? एक तो है जल की उपलब्धता, भू आकृति, और तीसरा है जलवायु, चौथा है मृदाएं। ये भौगोलिक कारक हैं। तो जल की उपलब्धता जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन पकाने के लिए, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौचालन में भी किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे संघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो जल की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ जल कम होगा वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। आपने देखा होगा कि नदियों, झीलों, या आप मान सकते हो इंदिरा गांधी नहर, पहले यहाँ पर मरुस्थल था, लेकिन आज देख सकते हो कि इसमें कितने कितनी जनसंख्या पाई जाती है। तो जल भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। और दूसरा कारक है भू आकृति। भू आकृति जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है, चलिए पढ़ते हैं। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वीरता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसके लिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होती है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सबसे संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले हैं। तो इसमें यह समझाया गया है कि लोग समतल मैदानों पर बसने को अधिक वीरता देते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह में निवास करना बहुत ही कठिन होता है और समतल मैदानों पर हमें वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसी कारण लोग समतल मैदानों में बसने को अधिक वीरता देते हैं। और गंगा का मैदान विश्व के सबसे संघन बसे हुए जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि वहां पर कृषि की जा सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ रोजगार भी उपलब्ध नहीं होता है। तो आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो, हिमालय का पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि वहां पर पर्वत है, वहां पर लोग निवास नहीं करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है मृदाएं।
तीसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है? अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है। जय अधिक ठंडा और अधिक गर्म जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती हैं। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक काल में बसे हुए क्षेत्रों में से है। जहां पर जलवायु अनुकूल होगी वहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा पाई जाएगी। अगला पॉइंट है मृदाएं। मृदाएं जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती हैं? उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इससे उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि यह मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। मृदाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि उनसे जो भी कृषि करते हैं उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होता है। तो मृदाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारक। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, या आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो खनिज निरपेक्षों से युद्ध क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। हाँ, जहां पर खनिज होंगे वहां पर कोई कंपनी उद्योग बनाएगी और उद्योगों को वो क्षेत्र आकर्षित करेगा। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं। हाँ, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री लगी, मानो सपोज करो, तो वहां पर उस फैक्ट्री को चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो गरीबों के लिए वो एक प्रकार का रोजगार ही होगा। वहाँ कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को संघन बना देते हैं। लोग रोजगार की तलाश में इस जगह पहुंचते हैं और जनसंख्या को संघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तामरपेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। आपको ये चीज लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत याद में रखनी ही है। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तामरपेटी। आपको पूछा जा सकता है कि अफ्रीका की कौन सी पेटी में जनसंख्या संघन पाई जाती है? आपको याद रखना कटंगा, जाम्बिया, तामरपेटी। तीसरा है आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है नगरीकरण। नगरीकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है? नगर रोजगार के बेहतर अवसर यानी काम के बेहतर अवसर, शिक्षा की और चिकित्सा की उचित सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगर की ओर खींचते हैं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं अलग होती हैं। रोजगार होता है, परिवहन की सुविधाएं होती हैं, चिकित्सक होता है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं, और यही कारण है कि नगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास होता है और जनसंख्या यहाँ पर बढ़ जाती है और नगर का आकार भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बसने लगते हैं तो नगरों का आकार तो बढ़ेगा ही। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। आपको ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद में रखनी है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है? औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, यानी उद्योग धंधा होगा, वहां पर बहुत ज्यादा कामगारों के काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इससे केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबरे ओसाका प्रदेश उद्योगों की अवस्थिति के कारण संघन बसा हुआ है। आपको ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में, आपको 1 या 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि जापान का कौन सा प्रदेश उद्योगों की अवस्थिति के कारण संघन बसा हुआ है। तो आपको याद में रखना है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। सामाजिक या सांस्कृतिक कारक जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं? कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक शांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप कुछ कुछ मान लो आपने मंदिर हो गया और लोग वहां पर आकर बस गए और यह धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। कोई बड़ा मंदिर हो गया या बड़ा मेला हो गया तो वहां पर लोग अधिक आकर्षित होंगे। और कई बार लोग सरकार है जो इन लोगों को विरल वाले भीड़ वाले जगह से विरल वाले जनसंख्या की ओर प्रस्थान करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अतः जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से यह परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक, यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो। इसे निरपेक्ष अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन की जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मान लो पहले जनसंख्या थी 100 और अब वो बढ़ के 200 हो गई, तो इसके ये दो समय अंतरालों के बीच होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 2001 में 102.70 करोड़ थी और 2011 में 121.2 करोड़ हो गई। तो हमें इसे घटाए तो हमें 18.15 करोड़ की वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन और प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र के प्राकृतिक अथवा वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जन्म मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास उत्तरवास। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, या दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए या उसे जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की जाती है। यानी पहले जनसंख्या थी 100 और वो अब हो गई 80, तो ये कमी हो गई, तो इसे ऋणात्मक वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तब ये जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। यह प्रवास के कारण भी होता है, लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने लगते हैं। जनसंख्या, अगला हमारा पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये कई बार पूछा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। आपको ये याद में रखना होगा। जन्म दर प्रति 1000 क्षत्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, आपको इतना याद रखना है। और ये जन्म दर का फॉर्मूला है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म उस क्षेत्र में मध्य वर्ष की अनुमानित संख्या और गुणा 1000। मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर को किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।
ये मृत्यु दर का फॉर्मूला है, आप इसे नोट में कर लीजिएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रवास किसे कहते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो जहाँ से लोग गमन करते हैं वह उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम उद्गम स्थान कहलाता है। अगला पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है कि गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। जिस स्थान पे लोग यहाँ से लोग चलकर ये हो गया उद्गम, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं तो इसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में, क्योंकि यहाँ से लोग, यह जनसंख्या में कमी को दर्शाता है क्योंकि यहाँ से लोग उठकर यहाँ पर चले गए। जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में, क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ पर चल जाते हैं तो गंतव्य स्थान में जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको पूछ जा सकता है कि प्रवास की धाराएं बताइए। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, प्रवास की धाराएं। प्रवास अस्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। प्रवास की ये 3 धाराएं हैं। प्रवास गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव की ओर होता है। अगला हमारा पॉइंट है अप्रवास। प्रवास जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। मान लो अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं यहाँ से उठकर यहाँ पर चला गया तो मैं यहाँ पर नई जगह जाता हूँ तो मैं यहाँ अप्रवासी कहलाऊंगा। और मैं यहाँ से अगर बाहर चला गया, मान लो मैं भारत में रहता हूँ और मैं नेपाल चला गया तो मैं उत्तर प्रवास कहलाता हूँ। तब मैं उत्तर प्रवास कहलाया जाऊंगा। यहाँ से हमारा पोर्टल लोग प्रवास क्यों करते हैं। आपको ये चीज, ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो मैंने आपको गारंटी ली है कि आपको इन्हीं वर्ड्स में से मिलेंगे तो मैंने हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लोग प्रवास क्यों करते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि लोग प्रवास क्यों करते हैं। तो लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। लोग प्रवास रोजगार के लिए भी करते हैं, कुछ सामाजिक सुविधाओं के लिए भी करते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी होगी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपवर्ग, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी या सामाजिक आर्थिक पिछड़पन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक किसे कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको चाहे आप अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, 100% सफिशिएंट है। प्रवास के अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं। काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को कम आकर्षित करते हैं। यह उद्गम स्थान मैंने समझाया, तो उद्गम स्थान यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है, यह उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं, यह उद्गम स्थान को अधिक आकर्षित करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हमें इनको भी याद में रखना चाहिए। तो 5 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 से अधिक बढ़ी है, 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। तो आपको पूछा था 20वीं शताब्दी में जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है, आपको लिखा जा सकता है 6 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है, 4 गुना। तो आपको याद में होगा, तब आपको सही टिक करना है 4 गुना। प्रतिवर्ष लोग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ सकते। आपको ये भी खाली स्थान में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये आपको 5 से 6 नंबर के अंदर
हर बार चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, इससे क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का बनता ही बनता है। 100% सफिशिएंट है, आप इसे 1% भी मिस न करें। चाणक्य संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं? चाणक्य सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन अवस्था में होते हैं, इन समय चाणक्य चक्र के रूप में जाना जाता है। ये 3 अवस्थाएं हमें याद में रखनी है: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में पूछा जाए प्रथम अवस्था में बांग्लादेश वनों वर्षा वनों के आदिवासी आते हैं। तृतीय अवस्था के अंतर्गत पेरू और श्रीलंका आते हैं। तृतीय अवस्था के अंतर्गत कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं भाइयों, प्रथम अवस्था किसे कहते हैं, द्वितीय अवस्था। आप इन्हें पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा। ये अंतिम अवस्था है। और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय: परिवार नियोजन का काम करके, गर्भ निरोधक प्रचार, शिक्षा का प्रचार करके, ये जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय हैं। आपको इन्हें जरूर नोट करना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थॉमस माल्थन ने अपने 1798 में कहा था, लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध द्वारा अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की भी हमें जरूरत होगी और बहुत सारी बीमारियां भी फैलेगी। तो ये थॉमस माल्थन ने यही कथन कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान में रखता है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया और आपने खुद से समझ लिया, मैं थोड़ा समझा, अगर नहीं समझ पाए हो तो आपको इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। और अगर आपने इन पॉइंट्स को याद कर लिया तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो को आपको थोड़ा भी कुछ समझने में मदद मिली है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी के आपको 100/100 की गारंटी ले सकता हूँ। और मेरे बताए गए में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको हाफ ईयरली एग्जाम तक वेट करना है। आपको पता चल जाएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम में जितना स्कोर होगा, आपको पता चलेगा कि क्या मेरे नोट्स से ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं। आपको इतना वेट करना होगा और आपको बहुत ही अच्छा शानदार और रिजल्ट देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।